H2O2 हम इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। नाम क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। कोई इसको हाइड्रोजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, हाइड्रोजनेटेड वाटर, हाइड्रोजनेटेड वाटर। H2O2 बोलो या हाइड्रोजनेटेड वाटर बोलो, ठीक है बात? H2O2 या फिर हाइड्रोजनेटेड वाटर, कोई डाउट नहीं ना इसमें? हाँ, क्या होता है H2O2 की कहानी जरा समझिए। इसके कई फॉर्मेट है स्ट्रक्चर के, है ना? कैसे, पहले मैं बताता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर से शुरुआत करूँगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा, साथ साथ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। ध्यान दे भाई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बहुत कम परसेंटेज में होता है। और इसका जो ज़्यादातर परसेंटेज है उसको देखिए, इसका जो ज़्यादातर परसेंटेज है वो होता है इस फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में ज़्यादा कन्वर्ट होता है, इधर कम आता है, ठीक है? अब याद रखिए, ये जो फॉर्मेट बना इसको हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्लोज्ड बुक है, क्लोज्ड बुक स्ट्रक्चर है भाई, और इसको बोलेंगे ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक किस सेंस में, उसको ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों में क्या अंतर है उसको आप समझिए। ये दोनों में अंतर को मैं एक मॉडलिक फॉर्म से समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान देंगे। हाँ, मैं एक ऐसा बना रखा हूँ, ध्यान देंगे, ये एक बुक जैसा बना रखा हूँ, और यहाँ पर प्रिंट में लिख भी दिया हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ध्यान रहे कि ये H2O2 कैसे है। ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, छोटा छोटा हो गया है। आपको कम से कम आप रेड मार्क्स देखिए कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये ऐसा ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हूँ और नीचे भी हाइड्रोजन है। ये बॉन्ड एंगल है ना? लेकिन मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ कि ओपन बुक स्ट्रक्चर और क्लोज्ड बुक स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है, ये बताना चाह रहा हूँ, है ना? अंतर किस चीज़ का होता है? तो मैं एक एंगल लिखता हूँ थीटा। थीटा मैं बोलता हूँ यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ थीटा बोलता हूँ 180 डिग्री है, और यहाँ तो बता देता हूँ क्लियरली कि थीटा बॉन्ड एंगल नहीं, थीटा है डायहेड्रल एंगल। थीटा क्या भाई? डायहेड्रल एंगल है। डायहेड्रल एंगल किसको बोलते हैं? बॉन्ड एंगल और डायहेड्रल एंगल में काफ़ी डिफरेंस है भाई, याद रखना। ये जो दो प्लेट दिख रहा है आपको ना, ये दो प्लेट, इनके बीच का जो ये झुकाव है, ये वाला जो झुकाव, ये एंगल, ये जो एंगल कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये एंगल कहलाता है डायहेड्रल एंगल। जबकि बॉन्ड एंगल इनके और इनके बीच का एंगल है, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे कैसे भी घुमा लो, ये फिक्स रहेगा, ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर डायहेड्रल एंगल जब ऐसे होता है क्लोज्ड बुक स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे बुक ऐसे क्लोज कर देना, ठीक है ना? बुक ऐसे क्लोज कर देना, ये पीछे से यहाँ पर बॉन्ड है, ये ऐसे। लेकिन जैसे ही हम ओपन करते हैं, ये हमको ऐसे दिखाई देगा। ये लीजिए, ये पूरा ऐसे फ्लैट है ना, ये जो स्ट्रक्चर छपा है वो ऐसा है। आ रहा है समझ में भाई? इस तरह से, ठीक है, क्लियर? तो इसी को हम लोग ओपन बुक बोलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मिला दिया गया है, ऐसे प्लेट लगा दिया गया है, यहाँ भी प्लेट लगा दी गई है, उसी प्लेट को हेड्रॉन बोलते हैं, और दोनों हेड्रॉन के बीच के एंगल को डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। आ रहा है समझ में क्या? तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है। अब बारी आती है थोड़ा सा डिटेल की। तो ये जो इस ओपन बुक स्ट्रक्चर है ना, वो दो फेज़ में अलग अलग थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग अलग लेके आता है। अगर आप गैस फेज़ बोलें, गैस फेज़, तो थोड़ा सा अंतर आएगा, और उसी को अगर मैं बोलता हूँ गैस फेज़ के अलावा क्या कि सॉलिड फेज़, है ना, सॉलिड फेज़ हो तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग होता है। कैसे प्रॉपर्टी अलग होता है भाई? अच्छा, मैं थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। ये वाला एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल। अभी जो समझे, ये देखिए, ये वाला एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल, है ना, ये दोनों।
लेकिन अगर इसी में मैं मेंशन करना चाहूँ क्या, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप देख लेना, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, कॉपी जैसा। और यहाँ से लेके यहाँ का एंगल, ये क्या है, डायहेड्रल एंगल, थीटा इसी को बोला था मैं, इसको भी थीटा नहीं बोला हूँ, नॉर्मल पी ए लिख दिया हूँ, ये डायहेड्रल एंगल है। तो मैं यहाँ गैस फेज और सॉलिड फेज में ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो डायहेड्रल एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल किसमें, गैस फेज में, वो होता है 111.5 का डिग्री। और यहाँ पर जो डायहेड्रल एंगल होता है वो थोड़ा कम होता है, डायहेड्रल एंगल इक्वल्स टू 90.2 डिग्री का होता है, ठीक है, 111.5 और यहाँ पर 90.2। बॉन्ड एंगल की अगर कोई बात करे तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 94.8, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल सॉलिड फेज में क्या होता है भाई, 101। मतलब ये हुआ इसमें और इसमें थोड़ा सा हो गया, तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो देखो ये भी थोड़ा सा बढ़ा, ये भी थोड़ा सा बढ़ा गैस फेज में, और सॉलिड फेज में दोनों एंगल थोड़ा सा छोटा होता है। कि H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ साथ एसिडिक नेचर का भी होता है। क्या बता रहा हूँ ज़रा समझिए, इसका इसी के नीचे प्रॉपर्टी करके स्टार बना के लिख देना, एक ही दो पॉइंट बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। H2O2 is an oxidizing agent, oxidizing agent, oxidizing agent, H2O2 is an oxidizing agent, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, H2O2 is slightly acidic in nature, एसिडिक इन नेचर, इतना बस ले रहा हूँ, इसका पीके वगैरह नहीं बता रहा हूँ, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और पॉइंट देखें कि यहाँ H2O2 के बारे में एक और है कि H2O2 रिएक्शन जब करता है तो वो दो तरह से रिएक्शन कर सकता है, मतलब सॉरी उसको बोलूँ कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है ना। H2O2 undergo disproportionation रिएक्शन कैसे भाई, जरा देखिए कि H2O2 आगे एक तो वाटर बनाता है और बैलेंस ऐसा कर देता हूँ, O2 बनाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना H2O2 के खास बात में, तो आपको समझ में आएगा कि H2O2 में एक चीज़ खास है, क्या समझेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का मैं एक बात कर लूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर होता है +1 में और ऑक्सीजन होता है -1 में। तो ये -1 वाला ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया -2 और यही -1 वाला ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 0। तो देखो क्योंकि एलिमेंटल में 0 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आधे एक का बढ़ता है और मतलब एक का यहाँ जी कहाँ से कहाँ -1 से -2 माइनस में बढ़ता है, या हम लोग घटता है बोलूँ, और ये बढ़ता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन जो बढ़ रहा है वो, और जो घट रहा है वो हो गया रिडक्शन। तो जब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। हाँ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कई तरह का होता है, तो मैं डिसप्रोपोर्शनेशन किस सेंस में बोला हूँ भाई, रिडॉक्स के सेंस में। रिडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अपने को ये 3 मेजर क्वालिटी यहाँ पर बात हुई है। ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहा है ना, वो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर को भी बता रहा है,
है ना, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को भी बता रहा है, और इसी ऑक्सीडाइजिंग पावर को या H2O2 के कंसंट्रेशन को दिखाने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। मैं दोनों पॉइंट एक साथ लिखूंगा, क्या भाई, कि ऐसा ऑक्सीडाइजिंग पावर एज वेल एज इट्स कंसंट्रेशन पूरा लिखेंगे, इज expressed by वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक नया शब्द ले रहा हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस यहाँ पूरा हुआ है, आप लोग ऐसे ही पूरा करेंगे। क्या लिखा भाई, ऑक्सीडाइजिंग पावर एज वेल एज इट्स कंसंट्रेशन, मतलब ये जो ऑक्सीजन, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, एक तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसी को, है ना। तो साथ साथ और क्या, H2O2 की इससे कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो बताएगा कि कितना H2O2 लिया गया। तो एक्चुअल में H2O2 की कंसंट्रेशन भी बताएगा और साथ साथ क्या, इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर को भी बताएगा। तो यहाँ दोनों को एक साथ एक टर्मिनोलॉजी में एक्सप्रेस करने का जो पावर है वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक नया टर्मिनोलॉजी है जो बिल्कुल एक कंसंट्रेशन टर्म के जैसा बिहेव करेगा, है ना। किसकी तरह, कंसंट्रेशन टर्म की तरह। और जब ये कंसंट्रेशन टर्म की तरह बिहेव करेगा तो इससे आप कितना ऑक्सीडाइजिंग पावर वो भी बता सकते हो और कितना H2O2 की कंसंट्रेशन है उसको भी बता सकते हो, मोलारिटी नॉर्मेलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसी के बारे में बात करता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है। ओके, मैं इसको शॉर्ट में V से दिखाऊंगा, चलेगा, कैपिटल V से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ को क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ थोड़ा सा समझते हैं, है ना, समझते हैं क्या है, जरा देखेंगे। अगर मैं H2O2 को अभी जैसे रिएक्शन कराया वैसे ही डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराता हूं तो ये क्या क्या बनाता है भाई, H2O और यहाँ पर O2, ठीक है। अब वहाँ पर हाफ से बैलेंस कर दिया था, जरूरी नहीं है आप जैसे भी बैलेंस करो, ये अभी मैं बैलेंसिंग को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको भी क्वांटिटेटिव प्रैक्टिकल वैल्यू पे बात करना है, ठीक है, समझेंगे। ये बोल रहा था अगर मैं इसका 1 ml लेता हूँ, लिक्विड में बात कर रहा हूँ, 1 ml लेता हूँ और ये 10 ml ऑक्सीजन मान लो प्रोड्यूस करता है अपने से 10 गुना, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। समझ रहे बात को। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर 1 ml लेते हैं और ये 20 ml ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है तो ये 20V H2O2 कहलाएगा। समझ गए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन ml बाय 1 ml H2O2 इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अगर ml ना देके यहाँ लीटर दे दिया तो इधर भी लीटर, 1 लीटर तो यहाँ 10 लीटर, 1 लीटर तो यहाँ 20 लीटर। ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है। मतलब आपको 10 वॉल्यूम ऐसे बोले तो आप समझ जाना कि कितना H2O2 लेना है और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से इसको नापा जाता है और मैं बोलूँगा कि जितना वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। आ रहा है बात समझ में। हाँ, अब डाउट ये आता है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन तो सबसे कॉमन होता है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी, तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का अगर मिल जाता टर्मिनोलॉजी तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के टर्मिनोलॉजी को सोचता हूँ, ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के टर्मिनोलॉजी को सोचता हूँ। जरा देखेंगे कैसे भाई सोचते हैं। मैं एक ट्रिक देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक है, हालांकि कॉन्सेप्ट से निकाला हुआ है लेकिन आपके काम आएगा, है ना, कॉन्सेप्चुअल है। इसको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो निकल जाता है, लेकिन अभी आपको मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है।
और मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ नॉर्मलिटी और मोलारिटी के लिए। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ V इक्वल्स टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, एक रिलेशन हुआ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलारिटी। ये नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में सीधे सीधे कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन है 10 वॉल्यूम H2O2 मीन्स हाउ मेनी नॉर्मेलिटी एंड हाउ मेनी मोलारिटी। ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हूँ अपने लैंग्वेज में, अब इसको कन्वर्ट करना है। जरा देखो तो भाई रिलेशन क्या था, अब रिलेशन पीछे लिखिए ना, रिलेशन बताइएगा। तो रिलेशन ये था कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ को नॉर्मलिटी से रिलेट किया जाए तो 5.6 नॉर्मलिटी था। तो अगर हम इसको यूज़ करें और बनाएं तो देखो क्या होगा, मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो 10 दे ही दिया है, 10 बस लिखना, भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 दे दिया, 5.6, और मुझे नॉर्मलिटी चाहिए। तो नॉर्मलिटी चाहिए तो क्या करूँगा भाई, 10 डिवाइडेड बाय 5.6, ये इसका आंसर होगा। कोई बोलता है कि मोलारिटी चाहिए कितना, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से V इक्वल्स टू 11.2 और मोलारिटी, ऐसे होता है। और फिर यहाँ से 10 है और यहाँ से M है, 11.2 है। अब कोई मोलारिटी निकालना चाह रहे हैं तो मोलारिटी यहाँ रखो और इसको इधर भेज दो, 10 डिवाइडेड बाई 11.2। आ रहा है क्या बात समझ में? अब इसका आंसर आप लोग निकाल लेना आगे। ठीक है, अब इतना तो कर ही सकते हैं भाई, कैलकुलेटर यूज़ करना ज़्यादा हो तो फिलहाल, लेकिन खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिना कैलकुलेटर के। लगभग 5 दूनी 10, 10 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.7 1.6 जो भी है, 1.87 दिया है यहाँ पे आंसर, मैं बता दे रहा था 1.87 नॉर्मल। ठीक है, और ये तो पॉइंट में आएगा 0.89 समथिंग, काफ़ी इतना। ठीक है भाई, हो गया। तो ये एक नया टर्मोलॉजी आप याद रखेंगे।